जीडीपी क्या है हम पढ़ चुके हैं। जीडीपी फाइंड आउट किए बगैर नेशनल इनकम नहीं निकाल सकते। तो जीडीपी से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास जीडीपी है, वो हम जो है फैक्टर कॉस्ट हो या मार्केट प्राइस हो, दोनों में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेटेड है, तो उस जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फीफा में जब हम फीटा को माइनस करें, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम माइनस करें तो हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाता है। और इस NFIA को जब हम जीडीपी में प्लस कर देते हैं तो हमको GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो या मार्केट प्राइस हो, वो पता चल जाता है। फीफा क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जो भी इंडिया का नॉन रेजिडेंट सिटीज़न है, जिनको NRI बोलते हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उन्होंने कितना इनकम कमाया, और जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में रहकर पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने कितना पैसा कमाया, इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमको NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव तब होता है जब इंडियंस ज़्यादा कमा रहे हैं विदेश में रहकर देन जो फॉरेनर्स इंडिया में कमा रहे हैं उससे। और ये नेगेटिव तब होता है जब फॉरेनर्स इंडिया में ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन इंडियंस जो हैं विदेश में कम कमा रहे हैं उनके कंपैरिजन में। चाहे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो, उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट में बदलना हो, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, उसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बदलना हो, उन दोनों में हमको जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको नेट वैल्यू पता चल जाती है। डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है एक खर्चा है बिजनेसेस का, फर्म्स का, और जब तक वो खर्चे को माइनस नहीं करेगी उसको उसकी ट्रू इनकम नहीं पता चलेगी। यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी हो या जो जीएनपी हो, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट पे हो मार्केट प्राइस पे, वो जो है ट्रू इनकम नहीं बताता। ट्रू इनकम तभी हमको पता चलेगा जब हम अपने सारे खर्चे को माइनस कर देंगे, और सारा खर्चा जो है डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद मिलता है। तो एनडीपी जो है जो होता है ज़्यादा रिलायबल वैल्यू होता है इनकम का, और एनएनपी जो है चाहे वो ज़्यादा रिलायबल होता है ग्रॉस वैल्यू के मुकाबले। लेकिन अब यहाँ पर भी जो फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस है, उसमें भी जो ज़्यादा रिलायबल वैल्यू है वो फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है सब्सिडीज़ के रेट और टैक्सेस के रेट के हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। अगर सब्सिडी का रेट और टैक्सेस का रेट जो है कम ज़्यादा होगा तो मार्केट प्राइस जो है वो कम ज़्यादा होगी। लेकिन फैक्टर कॉस्ट जो है उसमें ये फ्लक्चुएशंस नहीं देखने को मिलते। इसीलिए जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट में वो नेशनल इनकम कहलाता है। यानी NDP at FC is equal to domestic income and NNP at FC is equal to national income। तो याद रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम जो होता है उसमें किसी भी कंट्री का सिटीज़न और फॉरेनर दोनों की इनकम इंक्लूड होती है। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन जो होता है, जो कोई एसेट होता है, कैपिटल गुड्स होता है, उनका जो वैल्यू है टाइम के साथ उनको यूज़ करने पर कम होता जाता है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इससे डेप्रिसिएशन को अकाउंट करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जो है वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स है स्ट्रेट लाइन मेथड, वो आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। जैसे कोई एसेट है, कोई गाड़ी है किसी कंपनी की, वो उसकी बिजनेस एक्टिविटी में काम आती है, कैपिटल गुड्स है उसका, लेकिन वो गाड़ी का वैल्यू है जब उसने उससे ख़रीदा था, उसका जो परचेजिंग जो जिस दाम में उस गाड़ी को उस कंपनी ने ख़रीदा था वो था 30,000 रुपये। लेकिन वो जो 30,000 रुपये हमेशा इसकी वैल्यू उस गाड़ी की उतनी नहीं रहेगी। समय के साथ जैसे ही हम उस गाड़ी को यूज़ करने लगेंगे तो उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होगी, और हम अगर उसको बेचना चाहेंगे तो उसको हमको जितने पैसे पे हमने ख़रीदा था उतने पैसे पर हम उसको बेच नहीं पाएंगे। तो जो कंपनीज़ होती है वो डेप्रिसिएशन को कैसे अकाउंट करती है? जैसे कोई गाड़ी है 30,000 की, उस गाड़ी का जो एस्टिमेटेड लाइफ होता है कि कितने लाइफ तक वो गाड़ी जो है कंपनी को प्रोडक्शन करके दे सकता है, इसे प्रोडक्शन की सर्विसेज दे सकता है, उसको बराबर बराबर हर साल बांट देते हैं। यानी 30,000 अगर उस गाड़ी का लाइफ है 5 साल का, तो उस 30,000 को
5 साल में बराबर बराबर बांट देंगे, यानी हर साल का होगा 5-5 हज़ार। तो जो छठवां साल होगा उसमें जो 5 हज़ार रुपये बच गए, 5 साल उसका लाइफ टाइम उस गाड़ी को यूज़ करने के बाद जो उसकी जो 5,000 वैल्यू बच गई, वो होगा उसका स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। यानी अगर आप कोई कंपनी जो है उस गाड़ी को बेचना भी चाहेगा तो उसको जो है उसका सिर्फ 5,000 रुपये दाम मिलेगा। 30,000 में खरीदी वाली गाड़ी की वैल्यू जो है छठवें साल में उसका लाइफ ख़त्म होने के बाद 5,000 है। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी जो किसी भी एसेट का जो वैल्यू है समय के साथ धीरे धीरे कम होता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन यहाँ पर जो एसेट की जो वैल्यू है वो समय के साथ नेचुरली धीरे धीरे घट रही है। अगर किसी एसेट का सडन डैमेज हो गया एक्सीडेंट की वजह से या चोरी की वजह से, वो कंपनी या किसी एसेट की चोरी हो गई या फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी वजह से जो मशीनें थी वो सारी ख़राब हो गई, तो वो जो है डेप्रिसिएशन का हिस्सा नहीं होता। उसको कंपनीज जो है डेप्रिसिएशन में शामिल नहीं करती है, क्योंकि वो जो है अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। डेप्रिसिएशन जो है हर चीज़ का एक्सपेक्टेड है कि वो एक ना एक दिन ख़राब होगा, तो कंपनीज के लिए वो एक्सपेक्टेड होता है। और लेकिन जो सडन डैमेज होता है वो जो है अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो डेप्रिसिएशन में शामिल नहीं होता। उसके बाद है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है वो उसका उस पर्टिकुलर एरिया पे वो जो है उसका अधिकार क्षेत्र होता है, माने उस एरिया पे वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, उसके पास ये राइट है। डोमेस्टिक टेरिटरी को ही इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। ग्लोबली जो स्टैंडर्ड टर्म है वो इकोनॉमिक टेरिटरी का है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में जो है डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड दिया रहता है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी में जो किसी भी कंट्री का जो जोग्राफिकल बाउंड्री जो है वो तो आता ही है, उसके अंदर जो टेरिटरी आती है वो तो आता ही है। जैसे इंडिया है, इंडिया का मैप में जो इंडिया का जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर जो भी टेरिटरी है वहाँ पर वो जो चाहे कर सकता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सकता है, वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में तो आती ही है। लेकिन उसके अलावा ऐसे कुछ एसेट्स होते हैं किसी कंट्री के जो अगर इंटरनेशनल टेरिटरी में भी हो, अगर वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में हो, इंटरनेशनल वाटर्स में हो या इंटरनेशनल लैंड में हो, वो भी जो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा होता है। जैसे कोई इंडिया का मिलिट्री बेस है वो यूएस में है, या इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है वो यूएस के एयर स्पेस में स्टेशन है या वहाँ पे काम कर रहा है, या इंडिया का जो ऑयल रिग्स है वो इंटरनेशनल वाटर्स पे है, या इंडिया का फ़िशिंग वेसल है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, वो वाटर पे है, वो भी जो है इंडिया के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि उस पर जो है उस एसेट का जो हक है, जो ओनरशिप है वो इंडिया का है। उसी तरह किसी दूसरी कंट्री का भी जो मिलिट्री बेस हो, ऑयल रिग हो, फिशिंग वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो या एम्बेसी हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर इंडिया में होगी, इंडिया के एयर स्पेस में या इंडिया के वाटर्स में होगी, तो भी वो जो है उस दूसरी कंट्री का इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाएगा। और यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो स्टेशनरी भी हो सकता है और मोबाइल एसेट्स भी हो सकते हैं। यानी अगर इंडिया का कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है एम्बेसी का किसी दूसरी कंट्री में, यूएस हो, रशिया हो, चाइना में हो, तो वो जो ऑफिस या बिल्डिंग है वो एसेट कहलाएगा इंडिया का। लेकिन उसके अलावा जो मोबाइल एसेट्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, कोई शिप हो, फिशिंग वेसल हो, वो भी जो है इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होता है। ऑयल रिग्स क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनको यूज़ करके ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, ऑयल निकाला जाता है, उनको रिफ़ाइन किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है बड़े बड़े टैंकर्स में, उसको ऑयल रिग बोलते हैं। और फिशिंग वेसल वो होती है, छोटी बोट हो या बड़ी बहुत बड़ी बोट हो, वो जो जिनको यूज़ करके मछलियाँ पकड़ी जाती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको फिशिंग वेसल बोला जाता है। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है तो उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और जिससे जो किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी वो प्रोडक्ट महंगी हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट जो है सब्सिडी भी देती है, जिससे जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो जब फैक्टर कॉस्ट में किसी भी चीज़ का फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी को माइनस करके इनडायरेक्ट टैक्स को
जोड़ा जाता है तो हमको जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और ये सब्सिडी प्लस और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स को से जो रिज़ल्ट निकल कर आता है उसको बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स क्या है? टैक्स हमने जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि टैक्स जो होता है गवर्नमेंट क्यों लेती है, ताकि टैक्स जो है गवर्नमेंट का एक पैसे कमाने का साधन है जिससे वो सिटीज़न के वेलफेयर के लिए काम करती है। गवर्नमेंट का टैक्स लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा तो वो सिटीज़न के वेलफेयर के लिए ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो बहुत ज़रूरी है बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए वो कैसे बनाएगी, कैसे प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जो फर्म है वो हमेशा वही चीज़ें, वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जिससे उसको प्रॉफिट हो। वो सोसाइटी का वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर नहीं देखेगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा जो उसको पैसा, जो उसके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कर उसको रेवेन्यू जनरेट करके दे सके। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है। तो जब गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है तो उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। लेकिन सब्सिडी क्या है? कभी कभी कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज होते हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है और वो गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती, तो जो बिजनेसेस को एनकरेज करने के लिए कि बिजनेसेस उन पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे ताकि ओवरऑल लोगों का फ़ायदा हो, उसके लिए वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी जो होता है एक तरीके का फाइनल असिस्टेंस होता है जिससे जो किसी गुड्स या सर्विस की जो वैल्यू है, जो उसका दाम है, जो उसकी महंगाई है वो थोड़ी कम हो जाती है। मान के चलो कोई पर्टिकुलर गुड है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उसको बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है तो उसको बनाने के बाद उस पर जब टैक्स ऐड होंगे तो वो उसकी जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो हद से ज़्यादा महंगी होगी। तो एक तो कंपनी को उसको बनाने में खर्चा ज़्यादा लगा और महंगी होने के कारण कंज्यूमर उसे कंज्यूम नहीं करेगा, उसे नहीं खरीदेगा, तो बिज़नेस का अल्टीमेटली लॉस ही होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीज़ों के प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए और बिजनेसेस के रिस्क को कम करने के लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। यानी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए अगर बिज़नेस कोई लोन लेता है तो उस लोन में उसको या तो इंटरेस्ट माफ़ कर देगी या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस लोन के बदले वो बिज़नेस को कम पे करना पड़ेगा, या किन्हीं प्रोडक्ट्स में जो इनडायरेक्ट टैक्स वो लगा रही है वो उसको माफ़ कर देगी या कम लगाएगी, जिससे वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसकी प्राइस जो है कम होगी और उससे बिजनेसेस का जो रिस्क है वो कम होगा और ज़्यादा प्राइस ना होने की वजह से कंज्यूमर भी जो है उसकी डिमांड करेंगे, उसको खरीद पाएंगे, जिससे प्रॉफिट जनरेट होगा और उसी प्रॉफिट मोटिव के कारण बिजनेसेस जो है उस गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगी। तो इसे सब्सिडी कहते हैं। यानी सब्सिडी से गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो कम होती है और इनडायरेक्ट टैक्स से जो है उनकी प्राइस बढ़ती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है टाइम टाइम पे वेरी करती है, डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना सब्सिडी जाएगा, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना नेट या कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाएगा। इसीलिए ये जो है रियल एक्यूरेट वैल्यू नहीं जनरेट करके देखती है, क्योंकि नहीं देती है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है बहुत डायनामिक होती है। इसलिए जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो सबसे प्योर फॉर्म होता है इनकम का।